Hello everyone, how are you? I think all will be happy. Today I will discuss about the COVID situation. COVID-19 जिसको नाम दिया गया थोड़ा सा अलग सिचुएशन और डाइसी सिचुएशन इंडिया में बनता जा रहा है। तो क्या ऐसे होना चाहिए? हम इसको रोक तो सकते नहीं है, राइट, बट एक पैरामीटर बन के खड़ा हो गया है कि हमारे इंडिया में ये कैसे सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। और इंडिया ही नहीं, आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन थॉट्स। आज हम एक ह्यूमन थॉट्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और किसी एजुकेशन मैटर के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट। एंड सिचुएशन कैसी भी हो फॉलो तो करनी पड़ती है सर। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, जिसका हेडिंग रहेगा, टाइटल रहेगा, दैट इज़ ह्यूमन थॉट्स। सोचना पड़ रहा है हर बात को आज, सोचना पड़ रहा है हर बात को आज, पता नहीं क्या हो रहा है वक्त के साथ। सोचना पड़ रहा है हर बात को आज, पता नहीं क्या हो रहा है वक्त के साथ। वक्त ने वक्त को संभाला ये सच है, वक्त ने वक्त को संभाला ये सच है, हमें भी संभलना होगा वक्त के साथ। तो बड़ी घातक सिचुएशन इंडिया में आती जा रही है, तो सोचना तो बनता है सर, और हर कोई सोच ही रहा है, कर कुछ नहीं पा रहा है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि एवरीवन थिंक, बट एक बात होती है, हर इम्प्लीमेंटेशन से पहले हर एक सोच का जन्म होता है, एक क्रिएटिविटी जिसको हम बोलते हैं। तो पहले सोचते हैं तभी हम उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो सोचना भी बेहतर होता है, जैसे काम करने से पहले प्लानिंग, इसी तरीके से सोचना जितना ज़्यादा होगा और उसके बाद उसका इफ़ेक्टिवली रिजल्ट्स, उस पर एनालिसिस करना कि वो चॉइस ठीक है नहीं ठीक है, क्या उस सोच पे क्या फ़र्क आता है, कैसे उसको कंसिडर किया जाता है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इट। लाइक अगर हम यहाँ पे आज की कोरोना वायरस की सिचुएशन की बात करते हैं, तो ये इट इज़ एक डिफरेंट सिनेरियो मार्केट के अंदर आ चुका है हमारे। इवन तो देखो लाइफ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और कुछ हद तक हम बात करें तो ये चीज़ें ठीक है, कुछ हद तक हम बात करें तो गलत है। तो हर एक आदमी की अपनी अपनी व्यूज़ है, हर एक आदमी की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस है, अपनी अपनी थ्योरी है इस काम को करने की, सोचने की। हम कर अभी भी कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि सर पावर बड़ा रोल निभाती है। तो टुडे आवर एजेंडा विल रिलेट दैट सम ड्रॉबैक्स और सम एडवांटेजेस ऑफ इंडियन ऑल्सो। तो अगर हम बात करें तो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा कि जैसे रिलेटेड टू यू नो क्या हमारी सरकार ने कोई ब्लूप्रिंट बनाए। टॉपिक था ब्लूप्रिंट के ऊपर, ये अर्थव्यवस्था के ऊपर। तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल जो हमारी पूरी इंडिया को इफ़ेक्ट कर रहा है। इकोनॉमी डाउन हो रही है और आप देखिए धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएटिविटी आएगी, कितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, कैसे वो आगे एक्सपेंड होगा। तो ये चीज़ें बड़ी ख़तरनाक सी लग रही है। और education is a most important criteria to understand it. If the education you know spread all over the country, it will be very helpful, राइट। तो थोड़ा सा ये बात सब जानते हैं। तो अगर एजुकेशन पीछे हट जाएगी, अगर हम बात करें तो कोई यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास कहाँ है, 5 साल में कहाँ है यूनिवर्सिटीज़, या 5 साल में कहाँ है हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ऐसे लगेगा आपको कि मैं यहाँ पे किसी चीज़ के ऊपर बोलना चाह रहा हूँ, कि गवर्नमेंट को बोलना चाह रहा हूँ कि ये नेगेटिव थॉट्स, नो, दिस इज़ नॉट ए मैटर। एंड मेरा किसी बीजेपी, कांग्रेस, आरएसएस वटावर, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मैं इस पॉलिटिक्स की बात करना ही नहीं चाहता। एक्चुअली पॉलिटिक्स का जन्म आपके घर से ही शुरू हो जाता है, आपके मेल मिलाप से ही हो जाता है। आज आप अपने फ्रेंड्स को देख लीजिए, आज आप अपनी लाइफ में जुड़ने वाले लोगों को खुद ही देख लीजिए, वो कितने कामयाब हो रहे हैं और कितने पीछे हो रहे हैं, कितने आगे हो रहे हैं। ये वो भी इतनी पॉलिटिक्स खेल लिया करते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा देश है, इसको चलाने के लिए तो सारे लोग पॉलिटिक्स मैटर में ही खड़े हैं। अच्छा, बात को समझने वाला पॉइंट ये है कि हमारे फंड्स का क्या हुआ, या हमारे आरबीआई को कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी पड़ती है। क्योंकि सर आरबीआई ही हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है तो वो आरबीआई के पास आता है, बैंक को पैसे चाहिए होते हैं तो आरबीआई के पास आते हैं। बैंक एनपीए की पोजीशन में पिछले टाइम से काफ़ी जा चुका है। तो सारे सिनेरियो को देखते हुए फंस गया हमारा आरबीआई। और आरबीआई को अगर फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी तो देखिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिकली नीचे जाएगी। हम अपने एसएलआर के फंड्स, अपने स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी फंड्स यानी सरप्लस फंड्स, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते थे, हम आरबीआई के पास जमा करते थे। आरबीआई के पास एक सोर्स होता था अर्निंग का, उसके बारे में।
तो आज से अगर हम 2007-8 के कुछ डाटा को कंसिडर करते हुए बात करें आरबीआई के, तो 15,000 करोड़ के आसपास हमारा सरप्लस फंड्स इकट्ठा होता था। ये स्टैटिकल रिसर्च है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ डाटा यहाँ से इकट्ठा हुआ है, कुछ हमने सर्च किया है, कुछ हमने एनालिसिस करके सबको एक कंसोलिडेट किया है। तो उसके आधार पर हमें सोचना चाहिए कि देश में क्या इफेक्ट आ रहा है, राइट। तो उसमें अगर हम देखें तो 8-9 में हमारे पास कम से कम 25,000 करोड़ के आसपास सरप्लस फंड्स था। 8-9 में 18,000 करोड़ के आसपास था। 13-14 में 50,000 करोड़ के आसपास था। एक्चुअली हुआ क्या करता था, हमारी जो आरबीआई थी उसने 75,000 करोड़ के सरप्लस फंड्स को इकट्ठा करने पर एक रोक भी लगा दी कि मान लो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई मदद भी करनी पड़े तो आरबीआई 75,000 करोड़ पर तक ही मदद कर सकता है, ड्यू टू द वेरियस पैरामीटर्स। अगर हम पैरामीटर कंसिडर करने बैठे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इन सारे फैक्टर को देखने के बाद इसका पीछे रीज़न क्या था। आज आपने न्यूज़ सुनी हो अगर थोड़े टाइम पहले, तो 18-19 में 1,75,000 की 76,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को आरबीआई से लेना पड़ रहा है, या आरबीआई से और डिमांड की प्रोडक्शंस की जा रही है 2 लाख करोड़ के अराउंड। व्हाट इज़ द पॉलिसी इन सच ए क्वेश्चन ये है कि अगर कंटीजेंसी फंड्स पहले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, बैलेंस शीट में अगर आप देखिए आपके पास 100 रुपये, अगर आप 20 रुपये सेव करेंगे तो 80 रुपये खर्च करेंगे। वो जो 20 रुपया सेव किया आपने वो एज ए कंटीजेंसी फंड के नाम से समझ लीजिए, और आप भी घर पे करते होंगे। ऐसे ही अगर गवर्नमेंट के पॉइंट में पहले जो कंटीजेंसी फंड का रेशो था वो 6 पॉइंट समथिंग % था, अगर उस रेशो को घटा के 4% कर दिया जाए तो क्या होगा, 1 से 1.5% की कंटीजेंसी फंड्स कम हो जाएंगे। इससे ऑटोमेटिकली आपकी सेविंग पावर कम हो जाएगी। अब सवाल ये है कि आपका खर्चा भी कहीं ज़्यादा हो रहा होगा, तो खर्चा क्यों हो रहा है, ये आपका क्वेश्चन है। खर्चा कहाँ हो रहा है वो हमें नहीं दिखाई दे रहा। क्या खर्चा हमारे प्रोजेक्ट्स पे जा रहा है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ पे जा रहा है, हमारी एजुकेशन पे जा रहा है, हमारे बैंकिंग सेक्टर की यूनिट्स पे जा रहा है, आखिर खर्चा जा कहाँ रहा है, वेयर द एक्सपेंडिचर इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, हैव यू एनी आइडिया अबाउट इट। तो ये चीज़ें क्यों ऐसी अगर हो गई, क्वेश्चन ये नहीं है कि अगर हुई हमें साथ देना चाहिए, हमें मिलकर काम करना चाहिए, बट क्यों अगर हुई, दिस इज़ द क्वेश्चन। सेकंड पॉइंट इज़ ऑल्सो रिलेटेड कि खाली गवर्नमेंट के पास एक फंड नहीं होते, बहुत सारे फंड होते हैं। हम सब लोग टैक्स देते हैं, एवरीबडी नोस, हम इनकम टैक्स देते हैं, हम जीएसटी देते हैं, हम वाटर टैक्स देते हैं, हम पॉल्यूशन टैक्स देते हैं, हम एक फूड टैक्स देते हैं। ऐसा मुझे बताइए कौन सा टैक्स नहीं है, और टैक्स से ही हमारा देश चलता है दोस्त, इसमें भी कहने की कोई बात नहीं है। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के ऊपर भी बात की तो जिसकी ज़्यादा इनकम उतनी ज़्यादा टैक्सेस प्रोग्रेसिव सिस्टम से चार्ज किया जाता है, ठीक है जी। अब इतने सारे टैक्सेस होने के बाद, इवन दो फंड्स होने के बाद भी अगर पैसे को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा, तो आखिर वो पैसा कैसे एक्सपेंस किया गया, इसकी चिट्ठा नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट is in the market. That is the major problem, how to understand it and how we will recover all the things. होटल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं अगर हम करते हैं, तो होटल देखो किस पैरामीटर पर है हमारा, हर कोई जानता है ये बात, और हमारी एयरलाइंस के ऊपर कितना इफेक्ट आएगा। तो ऐसे करते करते रियल एस्टेट के ऊपर भी फ़र्क आएगा। अगर किसी की सैलरी निकालनी है तो सैलरी निकालना कितना टफ हो जाएगा। तो दिस सिचुएशन विल बी ए ड्रामेटिक सिचुएशन। अगर हम बात करते हैं 3 महीने की हमारी आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार जो बताया जा रहा है कि ईएमआई मतलब छूट दे दी जाएगी सर, क्या छूट दे देंगे या उसको कैरी ऑन करेंगे? उसको कैरी ऑन करेंगे ना, 3 महीने देंगे नहीं, बट 3 महीने बाद तो हमें पेमेंट करनी है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स इंडिया में बहुत सारी आएंगी। अगर हम बात करते हैं सेकेंड रेशो की तरफ, अगर हम देखें तो इकोनॉमी कहाँ है, यूएस की डेवलप्ड कंट्री अगर डाउन हो जाएगी तो देश पे पूरा इफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि मेन तो यूएस है। हमारी डेवलप्ड कंट्री तो यही मानी जाती है इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स से। तो उसके स्टैटिकल डाटा के ऊपर मत जाइए। स्टैटिकल डाटा एक डिफरेंट काइंड ऑफ द वेरिएशन होती है, जिस पे अगर हम पर कैपिटल इनकम को भी आप हमारी जो इकोनॉमिक्स कहती है, और पर कैपिटल इनकम इतनी होनी चाहिए एक आदमी के अनुसार, एज़ पर द डाटा अगर आप देखेंगे तो 9,000 अराउंड डॉलर के आसपास, यानी $9,000 अप्रॉक्स ईयरली एक पर कैपिटल इनकम को कोरिलेट किया जाता है। अगर हम उसे मल्टीप्लाई बाय 60 भी करते 6 तो 5,40,000 के आसपास, 5 से 6 लाख के आसपास हर आदमी की सालाना इनकम होनी चाहिए। बट उसको हम टोटल से 12 से भाग करते हो आप, तो आपकी मंथली इनकम आपके सामने 40, 45, 50,000 के अराउंड आती है, और पर डे कर देंगे तो 1,000 से 1,500 रुपये के आसपास आएगी। क्वेश्चन ये है कि फिर पर प्रॉब्लम इसमें ड्रॉबैक क्या रही है, इकोनॉमिक्स का एंगल सबको पता है, इनइक्विटी ऑफ इनकम। पर ये सबके हाथ में तो नहीं जा रही ना, 50% लोगों के हाथ में जा रही है। जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है वो मिडिल मैन है, और तो कोई है नहीं। हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, हाउ कैन यू कोरिलेट द सिचुएशन। छोटे वाला बंदा यानी एक गरीब इंसान जिसको आप गरीबी रेखा के नीचे लेके चले जाते हो, एक अमीर इंसान जिसको आप सबसे टॉप क्लास में ले जाते हो। टॉप क्लास को फ़र्क भी पड़ता है, देखो सर आज पूरे सबको फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि लोअर कैटेगरी बेचारा पहले ही परेशान है, मिडिल क्लास अब तो अपनी जॉब से परेशान है, और इंडस्ट्रियल अपने प्रोडक्शन को नहीं कर पा रहे। अब प्रोडक्शन नहीं होगा, जॉब पे असर आएगा, जॉब पे असर आएगा तो इन पर भी असर आएगा। तो ये जो पूरा का पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, ये तो सारे लोगों को इफेक्ट कर रहा है।
लोअर कैटेगरी को कर रहा है, मिडिल को भी कर रहा है और अपर को भी कर रहा है। हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन इज़ अ वाइटल इन द मार्केट। और जो मिडिल क्लास होता है ना सर, मिडिल क्लास पर्सन, वो कंज्यूमर सबसे बड़ा होता है, क्योंकि जो क्रिएटर होता है, डिमांड को क्रिएट करने वाला इंसान है, वो मिडिल क्लास है। अगर मिडिल क्लास की चीज़ों को नहीं मान लो, डिमांड करना बंद कर दे, तो आप सोचिए ना कि आपकी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चीज़ों को बना रही है, वो उसका प्रोडक्ट कैसे बिके। वो तो इफेक्ट हो ही रहा है। और जो लोअर कैटेगरी का पर्सन है, छोटा है, वो उस बेचारी की तो हिम्मत ही नहीं, क्योंकि उसके पास तो काम ही नहीं है, उसके पास तो खाने के लिए चाहिए। तो सोचो अर्थव्यवस्था कैसे पैनिक हो रही है, इकोनॉमिक सिचुएशन कैसे पैनिक हो रही है, कैसे हम उसको ठीक करें, ये तो हमारी गवर्नमेंट ही जानती है। हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्या हमारे मुद्दा, हम ये नहीं ठीक करने जा रहे कि इकोनॉमी ठीक करें, हमें करें कि उस पैसे को कैसे यूटिलाइज़ किया गया, इसका क्वेश्चन हमारे पास नहीं है। क्या हमें ऐसे सिचुएशन के बारे में जो छोटे सम टाइम के ज़्यादा बड़े टाइम से सोचना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, बाबरी मस्जिद की आप बात करते हैं, राम मंदिर की आप बात करते हैं, आप धारा जो आप आर्टिकल 370 की बात करते हैं, मैं ये ऐसी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट द क्वेश्चन इज़ दैट सर, डाउट से पहले हमारे लिए एजुकेशन सिस्टम कहाँ है, हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री कहाँ खड़ी है, हमारा सर्विस इंडस्ट्री कहाँ खड़ी है, जिससे हमारे बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ के लिए हमें वो ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमें क्या, मेरे हिसाब से दुनिया के हर इंसान को, अगर हम इस मुद्दे को लेकर चलेंगे, भगवान भी ये कहता है कि हम सब एक है, आप हमें बांटो मत, इंडिया पाकिस्तान हमारे साथ मत करो। हम इंडिया में रहते हैं, हमारा घर जो है वो इंडिया है, तो वी शुड थिंक अबाउट इंडिया। अगर हम इंडिया के बारे में सोच रहे हैं तो हमारी नेशनलिज्म वन है, हमारी नेशनलिज्म वन है, वी आर वन है, एंड वी विल कंसोलिडेट ऑफ ऑल द फैक्ट्स इनटू द वन पैरामीटर, दैट इज़ इंडिया। अगर हम बात करें, मैं भी इंडियन, तुम भी इंडियन, यहाँ बैठे हुआ हर इंसान इंडियन, ठीक है, गवर्नमेंट भी इंडियन, तो गवर्नमेंट भी इंडियन पर्सपेक्टिव से ही सोचे, ठीक है। थोड़े दिनों बाद क्या होगा, अगर आप चाइना की बात करें, ICMR की गाइडलाइंस के अनुसार, अभी आपने पीछे देखा भी और उसने बोला भी कि यहाँ पे जो आपकी रैपिड टेस्ट करने के लिए जो किट वगैरह आई है, वो भी इतनी ज़्यादा गलत है या कैसे हैं, पर ये क्यों कहा जा रहा है ऐसा। और चाइना एक तरफ से कहता है कि जी ये हमारी कोई गलती नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो डिक्टेटरशिप वाली बात तो कहीं से भी चल रही है सर, उधर से भी चल रही है, इधर से भी चल रही है। तो क्या आपको टेस्टेड पहले नहीं करना चाहिए था? करना चाहिए था ना। जब टेस्टेड पहले करना चाहिए था, तब उसके बाद आंसरेबल करना चाहिए। तो इतनी बड़ी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और इतने बड़े पैरामीटर्स देखने चाहिए सर, ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है। दूसरी बात अगर को हम कंसिडर करते हैं, हमारी डॉक्टर्स आर, आई थिंक गॉड। इस समय डॉक्टर जो है वो सब कुछ है, डॉक्टर पूरी जान पे खेल रहे हैं, डॉक्टर सब पूरी सिचुएशन को संभाल रहे हैं, पूरे देश को देखा जाए तो डॉक्टरों ने संभाल रखा है। भगवान से बड़े आज डॉक्टर हैं। और क्यों? क्योंकि देखो, भगवान इंसान में ही होता है। हम पहले कहते हैं इंसान में भगवान नहीं है, फिर कहते हैं भगवान में इंसान है। अब समझ में नहीं आता, आप डिसाइड कर लीजिए भगवान है कहाँ पे। सर, भगवान हमारे दिल में रहता है, भगवान हमारी सोच में रहता है, भगवान हमारे कर्मों में रहता है, भगवान हमारी एक्टिविटीज़ पे रहता है। तो उस गॉड ने ये नहीं कहना कि तुम मेरे लिए धूप बत्ती करो, वो कहता है कि ठीक है यार, यू शुड हैव टू हेल्प ईच अदर, आपको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, और मेरे द्वारा बनाया हुआ हर इंसान एक है। तुमने इंडिया पाकिस्तान सबको बांटा है, तुम्हारी ये चीज़ तुम्हारे ऊपर है, ये भगवान के ऊपर नहीं है। तो वी शुड हैव टू कॉन्सेंट्रेट अबाउट ऑफ ऑल द फैक्ट कि इन मुद्दों से ज़्यादा इन मुद्दों पर काम किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। माइंड अपना दूसरी तरफ डाला जाए। JNU की आप बात करते हैं या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा सर, एजुकेशन वहाँ भी है। आज बड़े से बड़े आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को सबसे अच्छा नहीं पढ़ाना चाहते। अगर बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज़ अगर अच्छे से नहीं पढ़ा रही है, क्योंकि हर इंसान का, क्या आप नहीं चाहना चाहते मैं दुबई जाऊँ? क्या आप नहीं चाहते कि आप दुबई जाओ? क्या आप नहीं चाहते कि मैं यहाँ जाऊँ? आप क्यों कंपेयर करते हो फिर दूसरों से? क्योंकि कोई तो वजह होगी। आप अपने देश को ही नहीं लाइक कर रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यू नो दैट कि बाहर की कंट्री के रूल्स हमारी कंट्री के रूल से ज़्यादा है, वहाँ की ग्रोथ ज़्यादा है, वहाँ पे हम ज़्यादा सुरक्षित है, ऐसा फील किया जाता था बिफोर द कोरोना वायरस सिचुएशन। आप सोचिए कि बाहर की कंट्री में इतने ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, इंडियन ही लोग बैठे हैं। कल को वो कहते हैं कि US का बंदा कहते हैं, ट्रम्प साहब ही कहते हैं, चलो गेट आउट इंडियंस। देखिए, पॉलिटिक्स है सर, पॉलिटिक्स कहीं भी हो सकती है। जैसे आप पाकिस्तान को 2 मिनट में भगाने की कोशिश कर सकते हो, कल को पाकिस्तान भी भगा सकता है। अब आप हंसोगे कि पाकिस्तान नहीं भगा सकता। सर एक बात बताइए, UAE वगैरह के जितने भी ये मुस्लिम कंट्रीज़ होती हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ होती हैं, बुरा मत मानिएगा, गल्फ़ कंट्रीज़ का सबसे ज़्यादा काम हमारे इंडियंस ही करते हैं MNC कल्चर में। यू नो अबाउट द जेनपैक, एसेंचर्स, एंड आई डोंट वांट टू टेक मोर नेम्स, बट एवरीबडी नोन ऑफ द BPO कल्चर एंड KPO कल्चर। सारा काम वहाँ से आता है। आप खुद सोचिए कि क्या हम उनके, वो हमें ब्रेड बटर नहीं दे रहे?
आपको, मुझे, अदरवाइज़ हमें नहीं तो किसी और को दे तो रहे हैं। अब उनकी कंट्रीज़ के हिसाब से अगर आप वहीं के, और वो अब सोचिए, अब एक बात सोचिए, क्या वहाँ पे इंडियन नहीं बैठे? वहाँ भी तो इंडियन बैठे हैं, तो वो भी तो कह सकते हैं कि इंडिया ने कोरोना वायरस फैलाया। देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप ये अगर इस पॉइंट से ये कहेंगे कि जमातियों ने फैलाया, तो देखिए हमें इस मुद्दे पे नहीं बोल रहा किसने फैलाया किसने फैलाया, अगर ये प्रमाणित हो जाता अब तक तो शायद बात ही ना होती। चलिए एक और छोटा सा सवाल करते हैं, तो अगर जमाती ना होते, कुछ ना होता, तो क्या कोरोना वायरस ना होता? अब आपका जवाब होगा सर कम होता। होगा तो सही, पर कम होता। सवाल ये नहीं है फिर सर, सवाल ये नहीं है। कल को तो यूएस के अमेरिकन पर्सन भी कह सकते थे कि हमारी 1 करोड़ की आबादी के अंदर 10,000 इंडियन बैठे हैं, तो वो ना होते तो कम होता। दिस इज़ नॉट ए स्टेटमेंट। वी शुड हैव टू एनालाइज ऑल द व्यूज़ कि वी आर ऑल वन, हम सब एक है। हमें इस बारे में सोचना चाहिए, कंट्री लेवल पे बात नहीं करनी चाहिए हमें अब इस समय इन एक। और देखिए थोड़े दिनों बाद हर देश अपने बारे में बात करेगा। इंडिया अपने बारे में बात करना चाहता है, क्योंकि इंडिया क्या करता है, हिंदुत्व बनाना चाहता है। हिंदुत्व, एक 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 इंडियन सिटीज़नशिप के बारे में बात करता है बार बार। यार इसमें इंडिया का कोई पैरामीटर ही नहीं होना चाहिए। एजुकेशन में सोचिए, आप मान लो कल को ऐसा हो जाए कि हम पाकिस्तानियों को अंदर घुसने नहीं देंगे, ठीक है, या एजुकेशन क्या आप रोक दोगे? लोग पढ़ने यूएस जाते हो तो क्यों जाते हो? आप बेवकूफ़ हो, आप यूएस पढ़ने जाते हो। क्या वहाँ का अगर प्रोफेसर पाकिस्तानी हुआ या वहाँ की कोई ऐसी वो चीज़ पाकिस्तानी हुई तो आप छोड़ के आ जाओगे? पाकिस्तानी के ऊपर फेवर पे बात नहीं कर रहा हूँ, बात थिंकिंग से कर रहा हूँ। जिसको गलत लेना है वो लेगा, वो उसके ऊपर होता है। हम इस बारे में बात नहीं करें, तभी तो हम कह रहे हैं ये भेदभाव नहीं करना है। हमें अंडरस्टैंड करना है कि सिचुएशन कैसी है, हमें समझना है कि ऑल वी आर वन एंड हाउ वी ग्रो दैट। सेकंड पॉइंट, अगर हम बात करें गवर्नमेंट के पीएसयू सेक्टर की, गवर्नमेंट के पीएसयू सेक्टर की बात करते हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेक्टर की बात करते हो, बीएसएनएल की बात करो, एमटीएनएल की बात करो, अगर गवर्नमेंट ने इन सोचिए कि इन सब को बेच दिया है ना, वहाँ से पैसा लिया, पर आपकी जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनको तो आपको वो रिटायर हो जाएंगे, कंपनसेट करना पड़ेगा। अब उसी केसेस में कंपनसेशन देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? और आप अपनी अर्थव्यवस्था पता नहीं बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। अब तो सिचुएशन ही ऐसी है कि कोई कंट्री खरीदेगी भी या नहीं खरीदेगी ये भी नहीं पता। तो सर बात ये चल रही है कि पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, इसीलिए ह्यूमन थॉट्स के ऊपर ये बात हो रही है कि इतने सारी चीज़ों को कैसे कोरिलेट किया जाता है, मनी को कैसे अरेंज किया जाता है, ये सब सोचना पड़ता है। आपको पता है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इतना सारा पैसा बांटने की बात करी है, नाबार्ड को देंगे ये लोग, एमएसएमई को जाता है पैसा, जाने की कोशिश करेंगे, एनएचबी सेक्टर को जाने की कोशिश करेंगे। एमएसएमई में हमारे इंडिया में 130 लाख करोड़ के अंदर 1 करोड़ से ऊपर आबादी, हमारे जो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो छोटे छोटे लोग हैं। और आप देखिए, अगर आप ये कहें कि रिलायंस को आप अपने आप पे कंपेयर करेंगे, देखिए ये एक हद तक ठीक है कंपेयर करना, बट नेशनल लेवल पे क्लियर नहीं है। समझ रहे हैं? ऐसे अगर चीज़ों को कंसिडरेशन में लेंगे तो गलत है। 1 करोड़ बिजनेसमैन के साथ पता नहीं कितने करोड़ बिजनेसमैन अटैच होते हैं, कितने लोग परिवार होते हैं, उस परिवारों में कितने लोगों की संख्या बनती है। अगर एक परिवार में 4 लोग होते हैं तो आप समझ लीजिए 1 करोड़ लोगों को झटका पहुँचता है, तो 4 करोड़ लोगों को झटका पहुँचता है। इसमें बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, और सब लोग हैं। आप समझदार है क्या कह रहा हूँ? तो एक लेवल से सोचिए यार, आप छोटे लेवल से मत सोचिए, इसको भी कोरोना वायरस की तरह अंडरस्टैंड करिए कि इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होता है। तो अगर हमारी गवर्नमेंट ये भी कहती है चलो 15,000 करोड़ रुपए हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एग्जांपल के लिए ऐसा है, सुनने में आ रहा है और ऐसा कुछ हो भी सकता है, 15-16 का जो मान लीजिए, एज्यूम करिए 15-16 हज़ार करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एमएसएमई सेक्टर को। सर उसको करोड़ों से डिवाइड कर देना आप। जब आप उसको करोड़ों से डिवाइड करोगे वो फिगर ही खुद 1,000-2,000 रुपये के आसपास आ जाएगी। तो वो फिगर कितनी वैलिड होगी? क्या हमारा एक बिजनेसमैन 2,000 रुपये लेकर खुश हो जाएगा? क्या आप खुश हो जाएंगे? आप ये बताइए। नहीं ना, हमें सबको बिजनेस चाहिए, हमें सबको एक एजुकेशन चाहिए, हमें सबको एक नौकरियां चाहिए, हमें सबको एक प्रोस्पेक्ट्स चाहिए, ग्रोथ चाहिए। कौन गलत कौन सही इस बारे का मुद्दा नहीं चाहिए। अपन लोग तो ये सोचते हैं, क्योंकि इफ़ वी आर ऑल आर वन तो वाई विल कंपेयर विद ईच अदर? कंपेयरिंग का तो मैटर ही नहीं होना चाहिए। इन दिस टाइम वी विल ट्राई टू मेंटेन द बैलेंस, हाउ यू विल ग्रो इट टू द मार्केट, दिस इज़ द राइट टाइम। एंड इसमें 3 से 4 साल का समय भी लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, हम तो बहुत छोटे हैं, बड़े बड़े एनालिस्ट अभी से ये बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सर इसका इफेक्ट आता है, और जनसंख्या बहुत मैटर करती है, एवरीबडी नोज। दूसरे अगर हम किसी पैरामीटर की बात करें, जैसे कि अगर हम बात करें बड़े से बड़े मीडिया सेक्टर की बात करते हो आप, मीडिया के अंदर कौन सा ऐसा चैनल है जो न्यूज़ नहीं दिखा रहा? और न्यूज़ दिखाना बड़ी बात नहीं होती सर, न्यूज़ को समझना बड़ी बात होती है। आप मुद्दे को उठाते हो, मुद्दा है ही नहीं मेरे हिसाब से। कोविड-19 अगर मुद्दा है तो कोविड-19 पे रहिए, आप इधर उधर 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 10 चीज़ों पे देखते हैं और पता नहीं कौन, हर चैनल अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। इट इज़ नॉट ए राइट वे, दिस इज़ नॉट ए राइट वे।
वी शुड हैव टू अंडरस्टैंड, टेक इट एंड वाइजली कि हम 10 चीज़ें देख रहे हैं पर हमें ये नहीं पता हम सारे लिए सही क्या है, क्योंकि सही उसमें खुद ही नहीं है तो हम क्या जानेंगे कि सही क्या है। तो सर इसके बारे में हमें सोचना बनता है। यहाँ पे काफ़ी सारी पेंडिंग पेमेंट्स अभी तक भी मीडिया की आप देखिएगा पिछली पेमेंट्स का ही पेंडिंग पड़ी होती हैं। क्या वो आप पे कर रहे हैं? अब तो ऐसा लगता है ख़रीद लिया किसी बंदे को और उसी के ऊपर कभी मतलब बात बीजेपी पे हो जाती है तो थोड़ी देर बाद कांग्रेस पे हो जाती है, फिर बीजेपी पे हो जाती है, फिर किसी और एक्ट पे आ जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। अच्छा, आरबीआई एक तरीके से स्ट्रेस ले रहा है, ऐसे लग रहा है आरबीआई दोनों तरफ से प्रॉब्लम में फंस चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में भी फंस चुका है आरबीआई, और आरबीआई आपके बैंकिंग सेक्टर के बीच में फंस चुका है, क्योंकि एनपीए भी ज़्यादा हो गए। बेचारा आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई भाई साहब समझना है सर, 1 रुपये की वैल्यू भी उतनी है सर, 2 रुपये की वैल्यू भी उतनी है, और 1 करोड़ की वैल्यू भी उतनी है। ये है, ये वो किसके पास है। 1 करोड़ वाले को थोड़ा कम फ़र्क पड़ता है और जिसके पास कम है उसको ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो समझना चाहिए कि हम उसको चैनलाइज़ कैसे किया जाए। मैं आंकड़ों के ऊपर इतना निर्भर नहीं रहता, मुझे नहीं लगता कि आंकड़े सही होते हैं, क्योंकि आंकड़े अगर सही होते तो बात फिर कहीं और जाती, और अगर कंपटीशन करने का तरीका सही होता वो भी बात कहीं और जाती। थोड़ा सा मुझे लगता है इसमें कहीं कमी है जो पहले से बनकर आई है। हालांकि और ये पॉसिबल भी नहीं है, ईच एंड एवरी सेकंड कंज्यूमर बिहेवियर विल बी चेंज ऑल्सो। कितने लोग हमारे मरते हैं, कितने लोग हमारे जीते हैं। अब दूसरे पैरामीटर से देखा जाए कि लोग आज अगर मान लो लॉकडाउन खुला होता और ऐसी सिचुएशन होती, लोग पता नहीं कितने एक्सीडेंट से डेली मरते हैं, कैसे मरते हैं, वो सारे बच गए एक तरीके से। जान तो हमारी मुझे लग रहा है मरने से ज़्यादा बच रही है, अगर आप उसके पैरामीटर पे ढंग से देखें। शायद मैं यहाँ पे गलत हो सकता हूँ, किसी को मेरी बात अगेंस्ट में लगेगी, बट मेरा थोड़ा 1 मिनट की सोचिए कि अगर हम डेली जाते हैं तो कितने एक्सीडेंट भी रोज़ होते हैं हमारे। महीने में कितने, 1 महीने में कितने लोग मरते हैं, एक सेक्टर को पकड़ के देखिए। और कोरोना वायरस से कितने बच गए, ये भी समझ के देखिए। तो मेरे हिसाब से तो डबल बेनिफिट है। जान तो सबकी सुरक्षित हो रही है मेरे भाई, यही हम चाहते थे, बट इसके साथ साथ हमारे लिए जो पैरामीटर है वो इकोनॉमिक्स स्टैंडर्ड्स है। तो मेरे हिसाब से यहाँ डेथ रेट कम है अभी। वो रीज़न सब जान रहे हैं, कोरोना वायरस का सिचुएशन, लॉकडाउन। अगर लॉकडाउन ओपन होता है तो शायद में भी डिफरेंट रिजल्ट आएंगे, ज़्यादा मरेंगे। तो अगर 1000 लोग मरते भी हैं 25 दिनों में, 30 दिनों में, मैं कहता हूँ 2000 भी हैं, हम भी मर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सर। बात समझने की है, 2000 भी मरते हैं, एवरेज तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आप टोटालिटी में देखो तो रोज़ डेली बहुत लोग मर रहे हैं। हाँ, आप अपने इंडिया की बात करिए, आप इधर उधर की बात मत कीजिएगा कि मैं यूएस जर्मनी इसी किसी की बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए कंपेयर जो करने का उनका तरीका है कि इंडिया बाकी कंट्रियों से अच्छी है, वो बार बार ये शो हो रहा है। दैट इज़ द मेन पॉइंट एंड इट इज़ वेरी रेलिवेंट पॉइंट, क्योंकि हम रहेंगे तो हम कुछ कर पाएंगे, अगर हम नहीं रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ मुद्दा प्रोपेगेंडा खड़ा ना करने का है, किसी बात के ऊपर प्रोपेगेंडा नहीं उठाना चाहिए। हर बात पे प्रोपेगेंडा उठता है, हर बात पे कुछ ना कुछ उठता है, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। तो वी शुड हैव टू अंडरस्टैंड इट, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए। देखिए वो तो अब कोशिश करने वाली बात है, होती है नहीं होती वो भी अब वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें दिख जाती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, दिस डिफरेंट थिंग इन अवर मार्केट। अच्छा, एक और बात करिए अगर हम करते हैं तो क्या हमारी मार्केट के अंदर केवल एक तरीके का लोग होता है जो सिर्फ एक इंसान को भड़काता है? सर बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग। पॉलिटिक्स जो है ना वो खुद ही इंटरनली बनती रहती है, क्या आप उस इंटरनली मार्केट के अंदर जाना चाहते हैं? तो वी शुड हैव टू टेक केयर अबाउट इट, वी शुड हैव टू अंडरस्टैंड और अप्लाई ऑल द रूल्स कि हमारी बात क्या है। काले धन की आप बात करते हैं, काला धन क्या होता है सर? व्हाट इज़ द काला धन? सर हम लोग सुनते थे स्विस बैंक में यहाँ चला गया है जी, वो हो गया जी, ये हो गया जी। काला धन क्या है सर? ब्लैक मनी क्या है? पीएमएलए एक्ट 2002 में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में, जब हम कंसीलमेंट ऑफ एनी एक्टिविटी करते हैं, कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी करते हैं, इवन दो हम प्रॉपर्टी को यानी कंसील करते हैं किसी गलत तरीके से, तो एक हम कह देते हैं कि ठीक है काला धन है। अरे काले धन की टाइप्स क्या है? काला धन कितने प्रकार का होता है? घूस लेना भी काला धन है सर? देखिए काला धन वैसे बाइफरकेट किया जाए ना तो 2 तरीके का होता है, एक डॉक्यूमेंटेशन, एक अनडॉक्यूमेंटेशन। कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ नहीं होंगे। डॉक्यूमेंटेशन मतलब कि किसी की डॉक्यूमेंटेशन से भी पैसा निकालना, और अनडॉक्यूमेंटेशन मतलब किसी चीज़ के डॉक्यूमेंट ना होने के बाद भी प्रॉपर्टी आपकी होना। अब हमारे पास घर हो, किसी के पास घर हो, मगर डॉक्यूमेंटेशन ना हो, पर उसी को सबूत करते करते आप थक जाओगे कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो अब आपकी है, पर एज ए इन द आइज ऑफ गवर्नमेंट और इन द आइज ऑफ लॉ इट इज़ काला धन। व्हाट डू यू विल डू? क्या कर पाओगे आप? एक अफसर भी घूस ले रहा है, अब डॉक्यूमेंटेशन पे ले रहा है, अब वो कहता है नहीं नीचे से टेबल से दे, काला धन है सर। इलीगल एक्टिविटी से जो पैसा आता है वो काला धन है। पर एक ऑटो रिक्शा पे आप गए, 50 रुपये मांगता है, उसने ऑटो मीटर वगैरह कुछ नहीं किया, उसने 100 रुपये मांग लिया, अपनी गलती से उसने कहा भैया 100 रुपये दे,
50 लगते हैं, 80 मांग रहा है। मजबूरी का फ़ायदा कौन नहीं उठा रहा मेरे दोस्त। तो अब क्या ये कालाधन नहीं है? ये कालाधन अभी भी है सर, बट शर्त ये अनडॉक्यूमेंटेड है, इसका कोई एविडेंसेस नहीं है। तो सर हमारी को ये सोचना चाहिए कालाधन क्या होता है। अगर हम कहें कालाधन देश से हटाना चाहिए, इंडिया से हटाना चाहिए, सारे कहेंगे यस हटाना चाहिए, पर सवाल ये होना चाहिए कालाधन क्या है, ये क्वेश्चन क्यों नहीं रेज होता। दिस इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं बात को? तो क्वेश्चन आंसर का फ्लो होना चाहिए, नॉट यस एंड राइट, यस नो का फ्लो बेटर नहीं है। फेडरलाइजेशन जो हमारी कंसेप्ट होती है जिसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना, फेडरलिज्म यानी संघवाद, देश की बात करते हैं हम, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तो सब लोगों को बोलने का अधिकार है भाई, मौलिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, सब बोलते हैं। सीसी एक्ट इन्होंने बनाने की कोशिश करी, सीसी एक्ट के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आप बात करते हैं 2019 के अंदर जो जनरेट हुआ दिसंबर में, तो इसके ऊपर पार्लियामेंट ने इसको पास किया। क्या सिटीजनशिप की रेलिवेंट क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सिटीजनशिप? यू आर इंडियन, यू आर हिंदू, हाउ कैन यू यू नो शो दैट आई एम इंडियन? मान लो ऐसे बहुत से लोग हैं जो देश में रह रहे हैं, तो इंटरनेशनल टेररिज्म का कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट आ जाएगा देश पर। सीसीए क्या है? क्या ये सिखाना चाहता है सीसीए कि हम सिर्फ सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट के मुताबिक जो लगता है वो ये लगता है कि सिर्फ हम हिंदू राष्ट्र ही बन के रह जाए? कल को अगर यूएस में आप कल नौकरी करने जाते हैं, वो आपको नहीं रखेगा, बोलो, फिर वो भी तो बोलेगा कोई एक्ट मैं डाल दूंगा, आप इंडियन नहीं आ रहे, वो भी तो सिटीजनशिप अपनी मांगेगा। ऐसे हर देश अगर अपनी अपनी मांगेगा, और स्टूडेंट्स के अंदर कितना अफर होगा, पाकिस्तानी यूनिट अलग पड़ेगी, यूएस यूनिट अलग पड़ेगी, इंडियन यूनिट अलग पड़ेगी। और हम लोग जो इंडियन लोग होते हैं वो ज़्यादातर बाहर की पढ़ाई के ऊपर इतने पागल से होते हैं, क्योंकि दो नोट डैट बाहर का कोई लोग इंडिया की पढ़ाई नहीं करता। आप देखिए, आप खुद देखिए, हम लोग इंडियन पढ़ाई को इंटरनेशनल स्टडीज़ को करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसीजर? अगर ऐसा एक एक्ट बन जाए जो एक्ट जोड़े, वो एक्ट होता है। ये एक्ट आई थिंक तोड़ रहा है, ये एक्ट नहीं होता है। I don't know what is the parameters have been applied because in an ordinance concept, right, एक एक्ट आ जाता है पर उसके ऊपर रिसर्च नहीं होती है, तो वो ऑर्डिनेंस कॉन्सेप्ट से अप्लाई हो जाता है। अप्लाई होने से कोई बेनिफिट होगा नहीं, क्योंकि वो इमीडिएटली अप्लाइड है। उसके ऊपर प्लस प्रॉन्स एंड कॉन्स कहाँ है? व्हेन द प्रॉन्स एंड कॉन्स इट विल नॉट बी अकर्ड अंडरस्टैंड रेलिवेंट और नॉट, इट विल बी अफेक्टेड इन अवर सोसाइटी। अगर गवर्नमेंट एक है तो हमें सबको एक करना चाहिए उसे। वी शुड हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑल आर वन। एंड कुछ लोग मेरी बात से सहमत भी नहीं होंगे और वो ये बोलेंगे अरे एक ही तो कर रहे हैं, वो कौन सा अलग कर रहे हैं, हम सब एक हैं। हाँ भाई, मैं भी तो कह रहा हूँ, मैं भी तो एक हूँ यार, मैं कोई पाकिस्तानी थोड़ी ना, डोंट थिंक एक्स्ट्रा। बट द क्वेश्चन इज़ दैट एक का मतलब क्या समझते हैं आप? एक का मतलब एक ही होता है फिर सर? हम पूरे इंडिया के हिसाब से ही सोचेंगे, अपनी कंट्री को बढ़ाने के लिए सोचेंगे, दूसरे देशों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की जा रही है। कल को अच्छी बात है, हेल्प करना दोनों कंट्रीज़ के लिए बेटर है, क्योंकि फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाना है, ना कि फ्रेंडली रिलेशनशिप हटाना है। ऐसे मुद्दे ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई तीसरे युद्ध वार की, थर्ड वर्ल्ड वार जो आप कहते हो, इसकी सिचुएशन ही है ये इनडायरेक्टली है सर, दिखाई नहीं दे रही। पहले बॉम्ब से मारा करते थे, उड़ाते थे सैनिक, अब इकोनॉमी से मार रहे हैं, बातों से मार रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है। इससे बड़ी बात क्या होगी सर? वो मौत बम से मारो किसी को या कोरोना वायरस मारे, ये तो मौत है यार सर, डेथ है। तो सर ऐसा ना करिए, वी शुड हैव टू अंडरस्टैंड इट। और सबसे बड़ी बात देखिए कि उस एक्ट में एक प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तानी के ऊपर, अफ़गानिस्तान के ऊपर, बेल्जियम के ऊपर, मुस्लिम के ऊपर, ऐसे कैटेगराइजेशन बांग्लादेशियों के ऊपर अगर ऐसा एक्ट बन जाएगा तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी। इससे रिलेशंस बनने की जगह शायद ख़राब ज़्यादा होंगे। दिस इज़ माई इंटेंशन, आई डोंट नो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, एंड मे बी कुछ गलत होंगे कुछ से। अब हमें एक यूनिट बना के काम करना चाहिए, समझना कि ऑल आर वन। अगर कोई बैठा है तो सब बैठे। सर सारे लोग ऐसे नहीं होते, ये बात सच है। आप एक बात बता दूँ, आप एक एक्ट भी कर दोगे ना, तब भी लोग कोई हल्ला मचाएंगे, क्योंकि जिसको हल्ला मचाना है वो हल्ला मचाएगा, जिसको नहीं मचाना वो नहीं मचाएगा। ये सब हमारी मेंटेलिटी लेवल का फ़र्क होता है। इसी चीज़ के ऊपर हमें काम करना है। और देखिए, अगर आप बार बार हाईलाइट करेंगे किसी चीज़ को तो सामने वाला भी आपको हाईलाइट करेगा। तो वी शुड राइट डोंट की हाईलाइट करना है, वी शुड हैव टू अंडरस्टैंड, मेक ए टीम। मोदी साहब क्या करते हैं? मोदी साहब कुछ नहीं करते हैं। मोदी साहब शायद बहुत कुछ करते हैं और मोदी साहब शायद कुछ भी नहीं करते हैं। देखिए एक टीम होती है, मोदी साहब जो कर रहे हैं ना, उनके जैसा कोई है भी नहीं, कोई कर भी नहीं सकता। एक टीम में अगर कप्तान ख़राब होता है और टीम अच्छी होती है तो कप्तान फिर भी तालियां बजती हैं, लेकिन अगर कप्तान अच्छा हो और टीम ख़राब हो तो क्या होता है? कप्तान को फिर भी जूते पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि टीम ख़राब है। तो सर टीम को बनाना पड़ता है। टीम आपकी कैसी है वो आप जानिए,
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा बेहतर जानता है, हमारा पार्लियामेंट ज़्यादा जानता है। आज हर यूनिवर्सिटीज़, हर एजुकेशन के बंदे के दिल में हमेशा भारत रहता है और भारत रहेगा, वंदे मातरम की तरह जिंदाबाद रहेगा। और जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। हमारे सनी देओल साहब भी यही कह गए। बट द क्वेश्चन ये नहीं है यार, ये मूवी नहीं है, ये एक रियल लाइफ है। वी शुड हैव टू थिंक अबाउट इट। अगर ऐसे होने लगेगा तो दूसरे देशों की सतह आपकी आनी शुरू हो जाएगी। या आप डिक्टेटरशिप चाहते हो या वो, ये आपके ऊपर है। लास्ट में एक कहना चाहूँगा, G20 कंट्रीज़ के ऊपर आप बात कर रहे हो। इंडिया और चाइना भी G20 का हिस्सा है, ठीक है। G20 कंट्री के ऊपर आप बात करते हो। इंडिया की पॉपुलेशन और चाइना की पॉपुलेशन इस देश में बाकी G कंट्रीज़ जो 20 हैं उनसे ज़्यादा है, ठीक है। अगर शायद हम टोटल भी करें तो 130 और 148 समथिंग कुछ करें तो 238 की 248 करोड़ के आसपास आप अप्रोक्सीमेट कर लो, इंडिया प्लस चाइना पॉपुलेशन। और टोटल की जो देश की पॉपुलेशन है वो 438 करोड़ के आसपास है। अगर 438 करोड़ में से 238 करोड़ काट भी देते हो ना सर, 200 करोड़ की पॉपुलेशन सिर्फ 18 कंट्रीज़ की है। आप देखिए 18 कंट्रीज़ की पॉपुलेशन 200 करोड़ और 2 कंट्रीज़ की पॉपुलेशन 238 करोड़। अब देखिए पैरामीटर समझ लीजिए आप। हम एम्प्लॉयमेंट, इंडिया उनके आगे झुकता है या इंडिया उनसे लेता है? बात यहाँ सवाल झुकने की नहीं है, यहाँ बात कंधे से कंधा मिला कर चलने की है। आप चाह कर भी हमारे देश के लोगों को नहीं मार सकते और हम चाह कर भी दूसरे के देश को मारना नहीं चाहते। कैसा कभी ऐसा कोई फ्लो बनाना ही नहीं चाहिए देश में। जो है वो है, पर पॉपुलेशन से सफ़र होती है हर चीज़। तो क्या इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए, इतने बड़े लोगों के लिए क्या पहले से ऐसी ऐसी पॉलिसियाँ बनाइए सर कि आने वाले एक एक दिन में एक एक लोगों को अच्छे से अच्छी सहूलियतें मिलें। उसके लिए लोगों से जो लेना है लीजिए। अभी भी लोग ही दे रहे हैं सर, आगे भी लोग देंगे और पूरी ज़िंदगी लोग देंगे, क्योंकि टैक्सेशन आप नहीं देते, गवर्नमेंट, सॉरी, सब गवर्नमेंट, सब देखो पॉपुलेशन ही करती है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इसका ड्रॉबैक भी है और इसका बेनिफिट भी है, क्योंकि आपको आने वाली अर्निंग भी ज़्यादा है। अगर पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो सोचो आने वाली अर्निंग भी आपके पास कम हो जाएगी। गवर्नमेंट प्लीज़ अंडरस्टैंड ऑफ ऑल द पॉइंट्स बट आई वांट टू शेयर इट। तो फ़ायदा नुकसान आपके हाथ में होता है, आप उसको कैसे इम्प्रोवाइज़ करेंगे, कैसे नहीं। 1 रुपया भी एक इंसान पर डे देता है ना सर, 130 लाख में से आप 30 लाख करोड़, मतलब 30 हटा भी दो, 100 करोड़ के मान लो, जो भी आप मानते हो, उसको एक दिन से गुणा कर दो। 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया, मेरे दोस्त 1 रुपया भिखारी को दे दो आप, वो फेंक के मुँह पर मार जाएगा आपके। लेकिन वो 1 रुपया गवर्नमेंट के लिए ना, गवर्नमेंट के लिए सर जी जान होगी, जी जान। आप उनसे 30 दिन लगातार ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, क्या जाएगा। 1 साल तक ले लो मेरे दोस्त, 365 रुपये तो पर डे जाएंगे। 365 रुपये हो गए ना साल के अंदर, उसको गुणा करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, क्या दिक्कत है। सब रिकवर होगा सर, सब रिकवर होगा। रिकवर करना चाहिए, छोटे छोटे मुद्दों से रिकवरी करें, अनड्यू एडवांटेजेस ना उठाएं, देश का भला करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बेटर करें और हमेशा अपने कंट्रीब्यूशन को बनाए रखें और एज ए कॉन्स्टिट्यूशन काम करें। एज ए कॉन्स्टिट्यूशन वी शुड हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड बी हैप्पी एट ऑल द टाइम्स। वंदे मातरम। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।